हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करते हैं, कल हम नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे लोन पेयर एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल के बारे में। उसके बाद फिर बात किए थे हम रेडिकल एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कैसे होता है। देन उसी में टाटोमेराइजेशन भी देखे थे। आज हम बात करते हैं और एक क्वेश्चन देखे थे एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन पे। क्वेश्चन है कि विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। एक केस ऐसा बन रहा है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ए और बी। इसका आंसर पूछा है कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो फर्स्ट के केस में क्या हो रहा है कि या तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जा सकता है या तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जा सकते हैं। एक बार में एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, एक साथ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट इसके केस में क्या हो रहा है सेकंड के केस में कि ये लोन पेयर इधर, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है। लॉन्ग कंजुगेशन हो, कोई एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है जहाँ टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसी को क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। 50-50% चांस हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। तो फर्स्ट के केस में क्या हो रहा है 50-50% चांस है, ये भी बॉन्ड इधर आ सकता है और ये बॉन्ड भी इधर आ सकता है। बट इसके केस में क्या है एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। इसको क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। इसका रीजन भी बताए थे क्यों, क्योंकि इसमें लॉन्ग कंजुगेशन हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या होता है कि एक जो कोई कंपाउंड है उसके कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, उसमें कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके बारे में हमको पता करना है कि विच वन इज मोर स्टेबल, कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए कुछ रूल है। पहला सीएम रूल। सीएम रूल क्या है, चार्ज शुड बी मिनिमम। चार्ज शुड बी मिनिमम। सेकंड क्या देखते हैं, पीएम रूल। इफ चार्ज इज सेम, इफ चार्ज इज सेम तो क्या देखते हैं पाई बॉन्ड इज, पाई बॉन्ड शुड बी मैक्सिमम। थर्ड क्या देखते हैं, सीएल रूल। सीएल रूल क्या होता है, चार्ज लोकेशन। फोर्थ देखते हैं, ये थर्ड है। फोर्थ देखते हैं सीएस रूल। सीएस रूल क्या होता है, चार्ज सेपरेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीएम रूल। किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले देखेंगे कि चार्ज किस पे मिनिमम है। अगर दोनों केस में चार्ज सेम हो जाएगा तो फिर देखते हैं कि पाई बॉन्ड मैक्सिमम किस किस में है। अगर पाई बॉन्ड भी सेम हो जाता है तब देखते हैं चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन का मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अनस्टेबल करेगा कंपाउंड को। अगर चार्ज लोकेशन से भी नहीं हो पाता है तो फिर चार्ज सेपरेशन देखते हैं। चार्ज सेपरेशन क्या होता है कि अपोजिट चार्ज जितना करीब होता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो क्या करेगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा।
जब क्या नाम है, सेम चार्ज हो जो होता है वो एक दूसरे के करीब होगा तो क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, तो ये चारों रूल को देखते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं। किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले सीएम देखेंगे, उसके बाद पीएम देखेंगे, फिर सीएल देखेंगे, फिर सीएस देखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई पीएम देख लिए फिर सीएल देखें, फिर सीएस देखें, फिर सीएम देखें, तो ऐसे मिस्टेक हो जाएगा, आंसर फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पहले हम देखते हैं सीएम कि चार्ज किस पे सबसे कम है, देन देखते हैं पीएम कि अगर चार्ज सेम हो गया तो फिर देखते हैं कि पाई बॉन्ड किस में मैक्सिमम है। अगर पाई बॉन्ड भी सेम हो जाता है तो फिर देखते हैं चार्ज लोकेशन कि नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे है, पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे है, कहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, कहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, वो क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होगा। फिर देखते हैं चार्ज सेपरेशन कि पॉजिटिव नेगेटिव कितना एक दूसरे से करीब हैं, तो एक दूसरे से कितना पास हैं, कितना दूर हैं, उसके बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से क्लियर होगा अच्छे से। एक क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक देखते हैं, कुछ ऐसा है, कैसा कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सर कोई ऐसा फॉर्म बन रहा है। एक तो ये बन रहा है यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है। एक केस क्या बन सकता है इसका, एक ये बन सकता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ओपन नेगेटिव चार्ज। तो ये तीन कंपाउंड है, ए है, बी है, सी। ये तीनों स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सीएम रूल देखेंगे, चार्ज मिनिमम। तो फर्स्ट के केस में क्या है, एक भी चार्ज नहीं है, सेकंड के केस में दो चार्ज है, थर्ड के केस में दो चार्ज है। तो हमको इतना पता चला कि ए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू बी एंड सी। तो बी और सी में देख रहे हैं कि अगर चार्ज दोनों में सेम हो गया तो फिर हम देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड इज मैक्सिमम। पाई बॉन्ड किस में मैक्सिमम है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स भी नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन का मतलब ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसे भी नहीं हो पा रहा है। फिर हम देख रहे हैं चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन में क्या बताएं कि अपोजिट चार्ज जितना करीब होता है उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अपोजिट चार्ज दूर होता जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो बी इज मोर स्टेबल देन सी। ओके, तो आंसर क्या होगा, ए बी एंड सी। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक और एक एग्जांपल देखते हैं। कुछ ऐसा अगर दे दिया, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अरे कुछ ऐसा हो कि लोन पेयर क्या करे, अपना इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में दे दे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो देख, दो केस बना, ए एंड बी। तो पहले हम देखेंगे चार्ज मिनिमम। ए के केस में भी एक पॉजिटिव चार्ज है, बी के केस में भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब देखेंगे कि पाई बॉन्ड मैक्सिमम। फर्स्ट के केस में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, सेकेंड के केस में एक पाई बॉन्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए। ओके, दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल। कुछ ऐसा एग्जांपल दे दें, H3C, सी डबल बॉन्ड ओ, NH2। कुछ ऐसा बना हुआ है कि H3C, CO माइनस अपना लोन पे क्या करें, जरा ट्रांसफर करें, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। ये ए है, ये क्या है, बी है। ओके, तो क्या बन रहा है, आंसर क्या होगा इसका। पहले देखेंगे चार्ज मिनिमम। तो फर्स्ट के केस में एक भी चार्ज नहीं है, सेकेंड के केस में क्या है, टू चार्ज दिख रहा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सीएम रूल से ही हो जा रहा है, ये क्या होगा, ए इज मोर स्टेबल देन बी। ओके, अगर सपोज दैट कुछ ऐसा दे रहा है, इस कंपाउंड को कुछ ऐसा बना के दे रहा है, सेम कंपाउंड है, कुछ ऐसा बना हुआ है, H3C, CO माइनस NH, डबल बॉन्ड NH। तो ये क्या है, ये आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लग रहा है, कल भी बताए थे। दिस इज नॉट रेजोनेटिंग फॉर्म।
रेजोनेटिक फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड is broken and formed. This is tautomerization. जहाँ भी जहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलते। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या होता है, पाई बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, वहाँ सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट या सिग्मा बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म नहीं होता है। तो हम रेजोनेंस रूल को भी लिख लेते हैं कि रेजोनेंस रूल क्या होता है। रेजोनेंस रूल, रेजोनेंस रूल होता है कि पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सिग्मा बॉन्ड displacement is not a part of resonance. सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं और इससे अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा लेंदी है ये, वो सब तो इजी था, एक दो स्ट्रक्चर था उसमें आइडेंटिफाई करना आसानी था, बस ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसका एरो हम शो नहीं कर रहे हैं, बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होगा फिर दिखने में। CH2 ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड क्या इधर जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ क्या आएगा, OH, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है। फिर इसका एक और फॉर्म क्या बन सकता है, ये फॉर्म बनेगा CH2, क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ से एक और क्या बन सकता है कि लोन पेयर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर अपना इसके वैकेंट ऑर्बिटल में रख सकता है, जिससे इसको क्या मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, जो मेजोमेरिक इफेक्ट में हम बताए थे। ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, CH2 यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव बनेगा। अगर हम इसको फिर से करते हैं, इस वाले को, थर्ड वाले को फिर से करते हैं, तो इसका ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर बनेगा, बना के दिखा देते हैं फिर भी एक बार। अब ये थर्ड वाले, इस वाले से करेंगे, थर्ड वाले से करेंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या आएगा, OH, ओके। अब फिर क्या होगा, ये इधर मूव करेगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 पॉजिटिव OH। तो इस स्ट्रक्चर कैसा बना, ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड एंड फोर्थ, बट ये वाले स्ट्रक्चर और सेकंड वाला स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो ये भी क्या हो गया, सेकंड का तरह ये हो गया। यहाँ भी प्राइमरी कार्बोकेटायन है, यहाँ भी प्राइमरी कार्बोकेटायन है, सेम, सिर्फ क्या डिफरेंस है दोनों में, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बस डिफरेंट है, कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन लगा हुआ था, अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको रेजोनेटिंग, ये भी फर्स्ट की तरह है, ओके। तो आंसर अब देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले CM रूल लगाते हैं, चार्ज मिनिमम, तो ये दोनों में तो मुझे नहीं देखना है, क्योंकि दोनों, ये दोनों का जो होगा वही इस दोनों का होगा, सेम होगा, तो इन चारों में देखना है, ओके। क्या देखना है, इन चारों में देखना है। तो चार्ज मिनिमम, तो पहले केस में एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे केस में भी एक पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड के केस में भी एक पॉजिटिव चार्ज है, फोर्थ के केस में भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से तो नहीं हो रहा है। इफ चार्ज इज सेम, तो क्या चेक करते हैं, पाई शुड बी मैक्सिमम, तो देखते हैं पाई बॉन्ड किस में ज़्यादा है। पहले केस में 3 पाई बॉन्ड है, सेकंड के केस में भी 3 है, 1 2 3, इसके केस में भी 1 2 3, इसके केस में 1 2 3 4, तो मुझे इतना इतना पता चला कि 4 इज मोर स्टेबल।
3 2 एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, इससे भी नहीं होगा। अब देखते हैं चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज लोकेशन से तो नहीं हो रहा है। चार्ज सेपरेशन देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ये ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके करीब में पॉजिटिव चार्ज है, ये उससे दूरी पे है, ये बहुत ज़्यादा दूरी पे है। तो क्या हुआ, थर्ड मोर स्टेबल देन सेकेंड देन फर्स्ट। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दें, H2COH, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसी का रेजोनेटिंग फॉर्म में अगर कुछ ऐसा बना दे, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, तो इसमें क्या करते हैं बच्चे कि एक ए और बी कि दिख रहा है कि ए में कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, बी में ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो बी वाला लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम रूल के हिसाब से चलेंगे। पहले तो चार्ज मिनिमम, पहला क्या था, चार्ज मिनिमम। चार्ज मिनिमम तो दोनों में चार्ज सेम है, पहला एक इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, बी के केस में भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब देखते हैं पाई बॉन्ड मैक्सिमम। तो फर्स्ट के केस में एक भी पाई बॉन्ड नहीं, सेकेंड के केस में एक पाई बॉन्ड है, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज मोर स्टेबल, H3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखते हैं H3C सिंगल बॉन्ड, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इधर देगा और ये इधर आएगा, ठीक है, ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना इधर देगा और ये इधर आएगा। ओके, आई थिंक एरो सबको ड्रॉ करने आता होगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ पे देखते हैं कि पहले यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके, अब देख रहे हैं कि क्या हो, पहला देखें चार्ज मिनिमम, फर्स्ट के केस में भी एक पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड के केस में भी एक पॉजिटिव चार्ज है। पाई बॉन्ड मैक्सिमम, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। अब देख रहे हैं चार्ज लोकेशन, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसी से काम होगा। पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रो चार्ज लोकेशन के बारे में लिख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। चार्ज लोकेशन कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव एटम स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज। ओके, लाइक अगर OH है तो इस पर ज़्यादा नेगेटिव स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू NH2। उसी तरह अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो H3O पॉजिटिव लेस स्टेबल होगा NH4 पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन के कंपेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा अपने ऊपर, नेगेटिव चार्ज इस पर स्टेबलाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो ये क्या करेगा कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा। नाइट्रोजन फिर भी रख सकता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन नहीं रख सकता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू ए। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज सेपरेशन में भी हो सकता है कोई भूल जाए, लिख देती हूँ उसको। चार्ज सेपरेशन में क्या होता है, चार्ज सेपरेशन अपोजिट चार्ज नियर मोर स्टेबल। ओके, और सेम चार्ज जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि करीब होने पे वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ओके,
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, CH2N2, इसका रेजोनेटिंग फॉर्म बना के देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाई एजोमिथेन। ओके, इसका कुछ रेजोनेटिंग फॉर्म ऐसा बनता है, CH2 डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। इसका कुछ रेजोनेटिंग फॉर्म बनता है कि ये नेगेटिव इधर आता है, ये अपना इधर देता है, तो कुछ ऐसा बनेगा, H2C सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो पहले देखते हैं, CM रूल लगा के देखते हैं। CM रूल में क्या है? यहाँ पे 2 यूनिट चार्ज है, यहाँ पे 2 यूनिट चार्ज है, तो इससे तो काम नहीं हो रहा है। देखते हैं PM रूल, पाई बॉन्ड मैक्सिमम, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड है, इससे भी नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं चार्ज लोकेशन, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, इससे तो नहीं होगा, दोनों के केस में सेम है। अब देखते हैं यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा कि कार्बन पे? ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? A इज मोर स्टेबल देन B। ओके, ये A है, ये क्या है? B है। ओके, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट। स्टार्ट करते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही होता है, इसमें भी बस इसमें क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट कर देता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन रेजोनेंस। ओके, लाइक जैसे OH ग्रुप हो गया, OR ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, NR2 ग्रुप हो गया, NHR ग्रुप हो गया, COOH ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड OR ग्रुप हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सारे ग्रुप जितने भी हैं, ये क्या करते हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट देते हैं। ये सारे क्या करते हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। इसका एक केस कुछ बन सकता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है ए, ये ए ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे रहा है। क्या कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन टू बॉन्ड, गिवन टू बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप। इसी को क्या बोलते हैं? प्लस एम ग्रुप। ओके, बट अगर कोई ऐसा ग्रुप लग जाए, सेम कंपाउंड है, इसमें कोई ऐसा ग्रुप लग जाए, ये ऐसा ग्रुप लग जाए, वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचे। क्या करे? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी फ्रॉम बॉन्ड, तो इसी को बोलते हैं माइनस एम ग्रुप। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में सपोज दैट कि ऐसा है H2C डबल बॉन्ड CHOH। ओके, ये क्या कर दे? इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, लोन पेयर के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इधर देगा, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्लस एम ग्रुप। ओके, सपोज दैट कोई ऐसा ग्रुप है H2C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, कोई ऐसा ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं माइनस एम ग्रुप।
ओके, अभी हम थोड़ा देख लेते हैं कि प्लस एम ग्रुप में और माइनस एम ग्रुप में क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या होगा तो प्लस एम ग्रुप होगा, क्या क्या होगा तो माइनस एम ग्रुप होगा, देख के आसानी से पहचान कर पाए। क्या लिख लेते हैं कि प्लस एम ग्रुप एंड यहाँ लिख लेते हैं माइनस एम ग्रुप। ओके, तो प्लस एम ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो क्या होगा, या तो लोन पेयर होगा उसके पास तो बढ़ाएगा, या तो उसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकता है। लाइक ऑक्सीजन फैमिली, लाइक ओ एच एंड ओ आर, कोई ग्रुप लगा हो। नाइट्रोजन फैमिली भी हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन फैमिली जैसे NH2 हो गया, NR2 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन फैमिली भी हो सकता है, लाइक फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, माइनस एम ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो उसके पास क्या हो, वैकेंट p और d ऑर्बिटल हो, p और d ऑर्बिटल हो। वैकेंट और p और d ऑर्बिटल का क्या मतलब है कि वैकेंट p और d ऑर्बिटल जब होगा तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, अरे पाई इलेक्ट्रॉन को अपने p और d ऑर्बिटल में रखता है, तो जिससे क्या होगा, उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। या फिर क्या हो सकता है, कार्बोकेटायन हो, कार्बोकेटायन लाइक CH2 पॉजिटिव। समटाइम्स क्लोरीन और ब्रोमीन जो है, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि एक समटाइम्स क्या करता है, माइनस एम ग्रुप भी दिखाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फॉस Pr2, सल्फर, ये सब जो है क्या करते हैं, सब समटाइम्स क्या करते हैं कि ये माइनस एम ग्रुप भी दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट p और d ऑर्बिटल होता है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन के पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, इस वजह से ये क्या करता है, ये माइनस एम ग्रुप भी कभी कभी दिखाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्लस एम ग्रुप की। क्या बात करते हैं, प्लस एम इफेक्ट या उसी को ग्रुप, प्लस एम ग्रुप की बात कर लेते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है, एक तो स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा इसका दूसरा इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन में क्या देखेंगे, पहला तो रिएक्टिविटी देखेंगे, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी देखेंगे। सेकेंड देखेंगे स्टेबिलिटी, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम। मुझे पता है कि कंपनी में एक कभी भी कंपनी में कौन सा रोल लगता है, कंपनी में कौन सा रूल लगता है, CEO रूल लगता है। ओके, अगर इसको अपोजिट कर दे तो हियर वी विल स्टडी OEC, इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे डी लगा देते हैं, OECD रूल पढ़ेंगे, जिससे हमको आसानी होगा पहचानने में कि कौन सा ज़्यादा, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो ये OECD रूल, ये क्या है, एक याद करने का तरीका है। ठीक है, तो हम बात करते हैं OECD रूल क्या है। पहला है O का मतलब ऑर्बिटल, सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड है क्रॉस, C का मतलब है क्रॉस कंजुगेशन, फोर्थ है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन रूल। इन चारों से मुझे क्या पता चलता है, स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है,
अभी ये वन बाय वन, जैसे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो हम पहले सीएम रूल देखते थे, फिर पीएम रूल देखते थे, फिर सीएल रूल देखते थे, फिर सीएस रूल देखते थे। इसी तरह यहाँ पे भी सबसे पहले ऑर्बिटल चेक करेंगे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, और उससे भी नहीं होगा तो फिर क्रॉस कंजुगेशन देखेंगे, फिर डिफ्लेशन रूल देखते हैं। ओके, वन बाय वन यहाँ पे भी चेक करते हैं। इसलिए OECD रूल बनाया गया है एक, ताकि माइंड में रहे, पहले ऑर्बिटल देखना है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, फिर क्रॉस कंजुगेशन देखना है, फिर डिफ्लेशन देखना है। ऐसा नहीं कि पहले क्रॉस कंजुगेशन देख लें, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिए, फिर ऑर्बिटल देखिए, फिर डिफ्लेशन रूल देखें, तो इसमें क्या होगा, आंसर फिर गलत हो जाएगा। हम क्वेश्चन इसको समझते हैं वन बाय वन। एक सेकेंड, वन बाय वन देखते हैं। एक सेकंड, एक चीज देख लेते हैं। हम्म, कि अगर कोई ऐसा चार दे दिया कंपाउंड, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, फर्स्ट ये है। सेकेंड दे दिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप लगा दिया कोई। थर्ड दे दिया कि CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन ग्रुप लगा दिया। फोर्थ दे दिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्लोरीन लगा दी। अब पूछा कि इन चारों में स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल है यहाँ पे, तो बताना इतना आसान नहीं है। कैसे चेक करेंगे, पहले तो ऑर्बिटल चेक करेंगे। ऑर्बिटल ऐसे चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या है, टूपी टूपी का ओवरलैपिंग है, यहाँ पे भी टूपी टूपी का ओवरलैपिंग है, यहाँ पे भी टूपी टूपी का ओवरलैपिंग है, यहाँ पे क्या है, टूपी थ्री पी का ओवरलैपिंग है। तो मुझे पता है कि टूपी टूपी का ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू टूपी थ्री पी। तो क्या, ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी उसकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी उसकी, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा जितना ज़्यादा उसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से तीनों ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फोर्थ। इतना तो हमको ऑर्बिटल से पता चल गया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। क्या देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, एक सेकेंड। अब हम क्या देखते हैं, पहला तो ओवरलैपिंग से इतना एक आइडेंटिफाई हो पाया है मेरा। फोर्थ वाला आइडेंटिफाई हो पाया है कि फोर्थ इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड रूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will not give an will not give electron easily। मुझे पता है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो उतना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है किसी को, क्योंकि अपना वो इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखना चाहता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है उस पर, अनस्टेबल होता है। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इन तीनों में, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फोन, फोन से याद करने हैं कि एफ का सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर एन। फोन से इसका याद करना है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ओके, ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा, तो ये क्या करने करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना नहीं देना चाहेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर नहीं देना चाहेगा उतने आसानी से, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन फ्लोरीन के कंपेयर में आसानी से दे देगा, और नाइट्रोजन सबसे आसानी से दे देगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों के कंपेयर में सबसे कम है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक चीज हम लिख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ, क्या लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। अपोजिट हो जाएगा, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब नहीं बढ़ेगी तो प्लस एम इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसके कंपेयर में आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या होगा इसकी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो है, फर्स्ट वाला जो होगा थर्ड वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो सेकंड वाला होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो ये आसानी से दे देगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन।
तो हम मुझे एक चीज़ तो पता चल गया कि जब ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो प्लस एम इफेक्ट भी कम होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था तो उसी को हम बोल देते हैं प्लस एम इफेक्ट। ओके, एक चीज़ तो पता चला कि कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ऑर्डर ऑफ क्या है, प्लस एम इफेक्ट। ओके, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका किसी कंपाउंड का, अरे किसी एटम का, उसका प्लस एम इफेक्ट उतना ही कम होगा, उस कंपाउंड में प्लस एम इफेक्ट उतना ही कम होगा। ओके, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया कि सेकेंड स्टेबल होगा, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ, ये होगा आंसर ना। एक बार स्क्रॉल करके दिखा देते हैं आप लोग को। क्या है, ये सबसे कम तो इसका होगा, देन इसका कम होगा, देन इसका होगा, फर्स्ट सेकंड का सबसे ज़्यादा होगा सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह। ये तो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑर्बिटल के बारे में हमको अच्छे से पता चल गया, बट कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ए ये है, और कुछ ऐसा बन जाए H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R, बी कुछ ऐसा बन जाए। तो अगर अगर 10 रुपीज़ है, किसी एक पर्सन को दे रहे हैं तो पूरा 10 रुपीज़ देंगे, उसी को जाएगा। अगर 10 रुपीज़ है किसी 2 पर्सन को दे रहे हैं तो क्या होगा, 5 5 रुपीज़ आएगा एक लोग पे, 1 पर्सन पे। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये क्या करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट इस केस में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी आ सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। एक सेकंड, एक चीज़ बताना भूल गए, सबसे पहले ऑर्बिटल देखेंगे तो यहाँ पे टू पी ऑर्बिटल है, यहाँ भी टू पी ऑर्बिटल है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है, इन दोनों से तो हो नहीं रहा है। फिर हम देखेंगे थर्ड वन, क्या इसमें क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, इधर दे रहा है अपना, बट इस केस में नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इधर भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन, और क्या कर सकता है, इधर भी दे सकता है। तो मतलब 50-50% चांस है इलेक्ट्रॉन इधर देने का और इधर देने का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। जब भी क्रॉस कंजुगेशन होगा तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, प्लस इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो क्या होगा, ए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू बी। क्यों, इसको भी लिख सकते हैं कि क्रॉस कंजुगेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्रॉस कंजुगेशन जब हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही कम होगा तो प्लस एम इफेक्ट भी कम हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया। एक सेकंड, अब देखते हैं, तो उसी तरह से अब हम अब देखते हैं क्या, इसलिए प्लस एम इफेक्ट में क्या होगा कि NH2 जो होगा वो ज़्यादा होगा, NH2 का प्लस इफेक्ट एज कम्पेयर टू NHCOR, क्योंकि इसके यहाँ पॉसिबिलिटी है इसको देने का भी। उसी तरह OR का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू OCOR का। ठीक है, अब देखते हैं डिफ्लेशन एंड डिस्टॉर्टेड मेथड। डिफ्लेशन फोर्थ है ये, डिफ्लेशन, इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड रूल। ओके, तो क्या होता है, सपोज दैट कोई ऐसा है ग्रुप लगा हुआ, HOH है, अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल के एक R ग्रुप लगा दें, अगर दोनों हाइड्रोजन को निकाल के दोनों R ग्रुप लगा दें, तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, जब बल्कि ग्रुप लगेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल में क्या चेंजिंग आएगी, जैसे जैसे बल्किनेस बढ़ेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो तीनों केस में क्या होगा, थर्ड का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। ये तो क्लियर है, क्योंकि बल्किनेस बढ़ रहा है तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं
कि व्हेन बॉन्ड एंगल चेंज, व्हेन बॉन्ड एंगल चेंज, बॉन्ड एंगल चेंज, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ p orbital change due to which plus and effect decrease। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो बल्कीनेस बढ़ेगा। जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, चेंज होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो उसका पी ऑर्बिटल चेंज होगा, पी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन चेंज होगा। ओरिएंटेशन चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितना कि बॉन्ड एंगल कम होने पे ओवरलैपिंग अच्छी होगी। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ओरिएंटेशन चेंज होगा तो क्या होगा, उसका उसमें ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। जब ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से नहीं दे पाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो प्लस एम इफेक्ट क्या हो पाएगा, प्लस एम इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओ एच है, ओ एच में ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ओ आर बल्कीनेस लगा है, बल्कि ग्रुप लग गया आर ग्रुप, तो यहाँ पे उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो प्लस एम इफेक्ट कम हो जाएगा। उसी तरह एन एच टू के केस में अच्छा ओवरलैपिंग होगा एज कम्पेयर टू एन एच आर। एन आर टू में दो बल्कि ग्रुप लग गया तो यहाँ पे सबसे कम होगा। इसी को बोलते हैं डिफ्लेशन एंड डिस्टॉर्टेड मेथड। ओके, क्या होता है, अब हम कल बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट। थैंक यू।